हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि लेजेंड्रेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने पिछली क्लास लेक्चर नंबर 11 देखा होगा तो हमने पिछली क्लास में कॉशीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था। तो कॉशीज और लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली हम लोग इसे पढ़ते इसलिए हैं कि हम लोग को अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है जिसमें हमारे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल कोएफिशिएंट भी प्रेजेंट हैं, तो कैसे हम लोग इन टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर सकें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और ऐसा हम लोग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो हम लोग इजीली CF प्लस PI मेथड जो कि हमने कवर किया हुआ है, इस मेथड से हम लोग उसे सॉल्व कर देते हैं। करेक्ट। तो CF प्लस PI मेथड यूज करने के लिए, जिसके हमने 5 टाइप्स भी देखे थे, टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 भी हमने देखा था। तो इन रूल्स को अप्लाई करने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका फॉर्म होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है। और अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ है जिस फॉर्म में हम लोग CF प्लस PI मेथड डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे टर्म्स में वेरिएबल भी प्रेजेंट है, x जो है हमारा वेरिएबल है वो भी प्रेजेंट है। तो इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग या तो कॉशीज डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमने कवर कर लिया है, और दूसरा होता है लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं, इसे हम लोग सीखने वाले हैं। तो ओके, अगर हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो ये है अल्फा नॉट एक्स प्लस बी टू द पावर n dn y बाई dx n प्लस अल्फा 1 एक्स प्लस बी n माइनस 1 dn माइनस 1 y बाई dx टू द पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा नॉट y इक्वल्स फाई एक्स। सो फाई एक्स है राइट हैंड साइड में कोई भी फंक्शन है जो कि इस वेरिएबल के टर्म में है। ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बस 2 एक्स्ट्रा स्टेप को हम लोग यूज करते हैं और हमारा फॉर्म एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ जो अल्फा है हमारे, अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा n, ये सारे हमारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट हैं। ठीक है। और जो x प्लस b है, इस फॉर्म को अगर आप ध्यान दें तो x प्लस b, जहाँ a और b अगेन ये कोई भी कांस्टेंट है, और x जो है मेरा वेरिएबल है, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। करेक्ट। तो x प्लस b की पावर n है और dn y बाई dx टू द पावर n है। ठीक है। इन दोनों का पावर सेम है। सिमिलरली अगर ये ax प्लस b की पावर n माइनस 1 है और ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं dn माइनस 1 y बाई dx टू द पावर n माइनस 1 से, तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग कहते हैं लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। तो अब हमें सॉल्व करना है जब इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत है जिससे हमारा ये फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में आ जाए। तो ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जिसे हम लोग फॉर्मूला मान रहे हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये जो आपका एक्स प्लस बी टर्म है जिसे हमने मल्टीप्लाई किया है dy बाई dx से, उसे हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं a dy से। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो d है, अगर हमारे टर्म में dy बाई dx मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते समय सिर्फ एक टर्म d की लिखने वाले हैं। ठीक है। और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस a से, जो a जो है x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है। x प्लस b, यहाँ b का कोई रोल नहीं है, ये a हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सिमिलरली अगर ये x प्लस b होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर है तो इसे हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं
अगर ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है तो हमारे रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, 2 टर्म d का रहेगा, ठीक है। मगर ये जो 2 टर्म रहेगा उसमें आप याद करने के लिए समझ सकते हैं, ये आपका d-0 है और ये आपका d-1 है, ठीक है। और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं a की पावर 2 से, सो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से। सिमिलरली अगर ये ax प्लस बी होल क्यूब d3y बाई डी एक्स क्यूब है, अगर d3y बाई डी एक्स क्यूब है तो हमारे 3 टर्म्स d के रहेंगे, करेक्ट। और ये होगा d-1 d-2 के, और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं a की पावर 3 से। और इसी तरह से ये हम लोग 4 में भी लिख सकते हैं, 5 में भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, तो अगर हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर बढ़ें तो हमारा क्वेश्चन सपोज एग्जाम में ये आया हुआ है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। इस क्वेश्चन में वो लोग नहीं लिखने वाले हैं कि यूजिंग लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एनी अदर मेथड। ये आपको समझना होगा कि इसमें आपको कौन सा मेथड यूज करना है। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हमेशा, अगर वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो हमेशा हम लोग CA प्लस PI मेथड से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को फोकस करते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो है। कोएफिशिएंट क्या है आपका, कांस्टेंट आपका यहाँ पर 1 ही है, करेक्ट, 1 से मल्टीप्लाई है। लेकिन साथ में आप देख रहे हैं कि वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये x की भी टर्म है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, अगर ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे टर्म्स में तो फिर इसे हम लोग डायरेक्टली CA प्लस PI मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो लेजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन के सब्स्टिट्यूशन को करके हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कर सकते हैं, और वो हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे होने वाला है ये हम लोग देख रहे हैं। और आप जब ध्यान दे रहे हैं तो आपने देखा तो फर्स्ट टर्म में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। सिमिलरली 1 प्लस एक्स की पावर 1 है, वो हमने मल्टीप्लाई किया है dy बाई डी एक्स से, ठीक है। और अगर यहाँ मेरा कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है तो वेरिएबल टर्म भी प्रेजेंट नहीं है, तो हाँ ये मेरा लेजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। जो राइट हैंड साइड का फंक्शन होता है वो सिंपली हम लोग फाई x मानकर चलें, इसे हमें बाद में जब PI निकालने के समय में इसकी जरूरत होती है। ओके फाइन, तो अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हमने कहा था कि हमें सिर्फ 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स की जरूरत है और उसके बाद हम लोग CA प्लस PI मेथड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं t होगा आपका t इक्वल्स log 1 प्लस एक्स के। तो अगर हम लोग log 1 प्लस एक्स को t लिखते हैं, इसका क्या मतलब है, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया है वो आपका बेस e है, log का बेस e है, तो हम लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हैं e रेज टू t इक्वल्स 1 प्लस एक्स। फाइन, तो ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। आपका स्टेप 2 क्या है, सो स्टेप 1 मेरा यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है। स्टेप 2 में जो हमने फॉर्मूला लिस्ट देखा था और वो क्या था, ax प्लस बी, यहाँ मेरा ax प्लस बी क्या है, 1 प्लस एक्स है, इसे आप x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। तो 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं, अगर ये d बाई डी एक्स ऑफ y है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक ही d लिखने वाले हैं dy, और यहाँ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ax प्लस बी, मेरा ax प्लस बी, करेक्ट, ax प्लस बी, a मेरा 1 है और b भी मेरा 1 है, एक्चुअली b का रोल होता नहीं है, तो a जो है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सिमिलरली जब हम लोग इस टर्म को देखें तो यहाँ पर है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं वहां पर 2 बार d को लिखने वाले हैं, करेक्ट, तो d और फिर d-1, और यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1 की पावर 2 से, सो 1 स्क्वायर। और ये हम लोग कब तक करेंगे, जब तक हम लोग देख लेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है, मतलब आपको यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ही गिवन है, अगर d3y बाई डी एक्स क्यूब भी रहता
तो हम लोग और ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन करते। तो यही मेरा स्टेप 2 है और हमने कहा था कि सिर्फ 2 स्टेप को हमें फॉलो करना है, उसके बाद एक्चुअली आंसर जो आ जाएगा वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ हम इस टर्म को अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं d इंटू डी माइनस 1y, ठीक है, प्लस इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं d इंटू वाई प्लस वाई इक्वल्स साइन 2। अब log 1 प्लस एक्स है, जब आपने इसे d के फॉर्म में लिख दिया है, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में आप अगर इसे लेकर आ गए हैं, तो अब यहाँ पर आपको t के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका d जो हो जाएगा, यहाँ d आपका जो है d बाई डी टी है। क्यों? क्योंकि आपने x वेरिएबल को अब t वेरिएबल के फॉर्म में आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो ये आपका d अब d बाई डी टी है, इस वजह से आप x नहीं लिख करके इसे t के रिस्पेक्ट में लिखने वाले हैं। तो log 1 प्लस एक्स जो है वो हमारा t है, तो यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं साइन 2t के। तो यहाँ हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि अब मेरे वेरिएबल्स t और y है, x और y नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पर, तो हमने वही काम यहाँ किया हुआ है, ठीक है। और इस फंक्शन को अगर हम लोग सिंपली इस इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1, तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा और डी स्क्वायर प्लस 1 हमने ये लिख लिया इंटू वाई इक्वल साइन 2t। अब हम लोग CF प्लस PI मेथड को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला काम है CF निकालना। CF निकालने के लिए हमने देखा हुआ है कैसे निकालते हैं, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑक्सिलियरी इक्वेशन या तो इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं उस फॉर्म में लिखना है। तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या होता है, आपको फंक्शन को fm इक्वल्स 0 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, मतलब जो राइट हैंड साइड है वहां पर आप यहाँ पर 0 लिखने वाले हैं, इस फंक्शन को नहीं लिखने वाले हैं, और d को रिप्लेस करने वाले हैं m से, और जो वेरिएबल है वो आप नहीं इसमें लिखने वाले हैं। तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन में वेरिएबल नहीं प्रेजेंट होता है, और हम लोग m ही क्यों लिख रहे हैं, आप m n p कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 0, ये मेरा ऑक्सिलियरी इक्वेशन तैयार हो गया। ओके, ये होमोजेनियस इक्वेशन होता है क्योंकि हमने राइट हैंड साइड को 0 लिखा हुआ है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब आपको 2 रूट्स मिलने वाले हैं, m की 2 वैल्यू मिलने वाली है, और जब हमने इसे देखा सॉल्व किया तो ये एक्चुअली आपका इमेजिनरी पेयर है। तो m अगर आपका इमेजिनरी पेयर है तो हमने देखा है कि yc क्या होता है, yc जो हो जाएगा वो आपका cos और sin के टर्म में आ जाएगा, तो c1 cos t प्लस c2 sin t हो जाएगा। सिंस ये 1 इंटू वाई है इसीलिए sin 1t cos 1t, और ये चीजें आपको पता है, ठीक है। अब हम लोग सिंस हम लोग yc निकाल लिए तो अब हमारा काम है yp निकालना, और फाइनली आपका आंसर yc प्लस yp हो जाएगा। मगर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमने यहाँ पर t के फॉर्म में लिखा हुआ है, मगर आपको क्वेश्चन x के फॉर्म में है, तो फाइनली आपको t को रिप्लेस करके x के फॉर्म में डालना होगा। तो फाइनली आपको आंसर x के फॉर्म में लेकर के आना है, ठीक है। तो अब हम लोग जब yp निकालेंगे तो आपको याद होगा yp निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय आपका जो भी डिफरेंशियल ऑपरेटर टर्म है वो रहेगा, मतलब yp जो रहेगा sin 2t डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। ओके, तो इस टर्म को हमने देख लिया। अब हमें हमेशा मालूम है कि हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए ऑलवेज हम लोग चेक करना शुरू करते हैं टाइप 1 से, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अगर वो टाइप 1 नहीं है तब टाइप 2 चेक करेंगे एंड सो ऑन टिल टाइप 5 करेंगे। तो अगर हम लोग देखें कि क्या ये मेरा yp राइट हैंड साइड का जो ये फंक्शन है, क्या ये मेरा फंक्शन टाइप 1 के फॉर्म में है, तो नहीं, ये टाइप 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो क्या ये मेरा फॉर्म टाइप 2 में है, तो हाँ ये मेरा टाइप 2 है। क्यों? क्योंकि इसमें ये मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन 2t है। ये अगर साइन 80 आ गया, ठीक है, तो हमने देखा था कि अब हमें सॉल्व करने के लिए डी स्क्वायर को रिप्लेस करने की जरूरत होती है निगेटिव ऑफ ए स्क्वायर से।
जो हमारे टाइप 2 फंक्शन में ऐसा हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। तो डी स्क्वायर को नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर से करेंगे और ए क्या है मेरा, ए जो है वो 2 है, मतलब डी स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं -2 स्क्वायर से। और आप देखें तो यहाँ हमने वही काम किया है, -2 स्क्वायर प्लस 1 किया है और इसको हमने जब सॉल्व किया तो आ गया sin2t बाई -3। तो क्या आपका ये YP फाइनल आंसर आ गया? तो ये मेरा YP फाइनल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप D टर्म को नहीं देख रहे हैं। D या 1/D अगर आपके YP में नहीं है, मतलब आपने YP पर काम पूरा कर लिया है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या है? Y जो है YC प्लस YP है। YC हमने देखा था T के फॉर्म में, जिसे हम लोग T को वापस से लिखने वाले हैं X के फॉर्म में, जो कि हमने देखा है ये है मेरा log 1 प्लस एक्स। तो C1 cos log 1 प्लस एक्स प्लस C2 sin log 1 प्लस एक्स, ये मेरा YC है। और मेरा YP क्या है? YP है -sin2t/3, करेक्ट। और T जो है log 1 प्लस एक्स है। तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को अगेन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम स्टार्ट करना चाहें सॉल्व करना CF प्लस PI मेथड से, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स तो है प्रेजेंट, लेकिन उसके साथ में कुछ वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं। तो इसे हम लोग डायरेक्टली CF प्लस PI मेथड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सिर्फ कांस्टेंट कोएफिशिएंट रहने की जरूरत है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हमने देखा कि हमारे टर्म्स में 2x प्लस 1 होल स्क्वायर y डबल डैश है, करेक्ट। y डबल डैश आपका y2 d2y बाई dx स्क्वायर है। सिमिलरली आपका 2x प्लस 1 y डैश है, मतलब dy बाई dx है, प्लस यहाँ पर आपका डेरिवेटिव नहीं है तो आपका वेरिएबल भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये फॉर्म जो है वो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ 2 एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत है और फाइनली हम लोग CF प्लस PI मेथड अप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारे 2 एक्स्ट्रा स्टेप क्या थे? हमारे एक्स्ट्रा स्टेप में स्टेप नंबर 1 जो था वो क्या था, हमने सब्स्टिट्यूट करना था, t को हमने लिखना था log ax प्लस b के फॉर्म में, जो कि हमें जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2x प्लस 1 के फॉर्म में, तो वही हम लिखने वाले हैं। या फिर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, e टू दी पावर t इक्वल्स 2x प्लस 1 से। स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है आपका? स्टेप 2 में हमने फॉर्मूला लिस्ट देखा था कि अगर हमारा ax प्लस b के फॉर्म में है, यहाँ पर a क्या है आपका 2 है और b क्या है 1 है, तो ax प्लस b इंटू dy बाई dx, या तो y डैश सिंगल डैश। तो इसे हम लोग कैसे रिप्लेस करने वाले हैं? तो अगर y पर एक डैश है या तो dy बाई dx है, तो एक ही बार आप d ऑपरेटर लिखने वाले हैं, ठीक है। इसे आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं a से, और a क्या है आपका? a आपका 2 है। ओके, अब सेकेंड टर्म क्या है आपका? अगर हम ध्यान दें, मेरा यहाँ पर स्क्वायर भी है, करेक्ट। 2x प्लस 1 होल स्क्वायर y डबल डैश है। अगर y डबल डैश है तो मुझे 2 बार d को लिखने की जरूरत है, ठीक है। और वो 2 बार d जो लिखेंगे d और फिर d माइनस 1 रहेगा, और उसके साथ में मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है a स्क्वायर से, मतलब 2 स्क्वायर से। और इसके बाद सिंस हमारा y ट्रिपल डैश नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पर इसे स्टॉप करेंगे, और यही मेरा स्टेप 2 हो गया। तो ये मेरा स्टेप 2, आप ध्यान दें, तो ये मेरा स्टेप 2 है। ओके, अब उसके बाद क्या करना है मुझे? उसके बाद इन्हीं चीजों को मुझे इस इक्वेशन को d ऑपरेटर के फॉर्म में लिख देना है। तो 2x प्लस 1 होल स्क्वायर y डबल डैश हमने देखा यहाँ पर, ये मेरा 4 d माइनस 1 y है, ओके, माइनस 6 इंटू 2x प्लस 1 y डैश को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 2x प्लस 1 y डैश को हम लोग लिखने वाले हैं 2 dy से, ठीक है, 2 इंटू dy से, प्लस 16y, यहाँ पर लिखा हुआ है 16y इक्वल्स, आपको क्या लिखने की जरूरत है? 8 इंटू, अब 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 क्या है मेरा? हमने स्टेप 1 में जब देखा 2x प्लस 1 जो है वो e टू दी पावर t है, और इसका स्क्वायर मतलब कि e टू दी पावर t का स्क्वायर, जो कि होगा e टू दी पावर 2t, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो d है, जब आप डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म में आ गए हैं, ये आपका d बाई डी टी है। तो यहाँ पर आपके वेरिएबल्स y और t रहेंगे, यहाँ पर आपका x नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जब d टर्म आ गया तो आपको उसे t के टर्म्स में लिखना होगा, क्योंकि आपने यही स्टेप 1 और स्टेप 2 में इसे ही सब्स्टिट्यूट करके रखा हुआ है। फाइन, तो इसे हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें, इस टर्म को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमने क्या कहा है कि अगर हम इस पूरे टर्म को डिवाइडेड बाय 4 कर दें, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हट गया तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस डी, ओके। 4 अगर हटा यहाँ पर तो 3 आ गया, क्योंकि ये 12 है, तो 3d माइनस 3d प्लस 4, 16 था तो प्लस 4y इक्वल्स 8 है, तो 2 ई रेज टू 2t, ओके। अब इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल्स 2 ई रेज टू 2t से। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान दें तो इसे हम लोग इजीली CF प्लस PI मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत होती है, फर्स्ट स्टेप मेरा है CF फाइंड आउट करना और सेकंड स्टेप है मेरा PI फाइंड आउट करना। CF फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने कन्वर्ट किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमने होमोजीनियस बनाया, यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 है और y जो कि वेरिएबल है प्रेजेंट नहीं है, d को रिप्लेस किया m से। सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y की तो m की 2 वैल्यू आने वाली है, जो 2 वैल्यू है वो रियल रूट जो कि रिपीटेड रियल रूट है। तो रिपीटेड रियल रूट हमें 2 और 2 मिल गया। तो हमने देखा था कि yc रिपीटेड रियल रूट में क्या हो जाता है, वो हम लोग c1 प्लस c2t लिखने वाले हैं, ठीक है। और सिंस ये रियल टर्म है इसीलिए e रेज टू 2t लिखने वाले हैं, मतलब ये एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पर आ जाता है रियल रूट में, और अगर वो इमेजिनरी है तो कॉस और साइन के टर्म में आता है। सिंस अगर ये मेरा मान लीजिए 3 टाइम्स अगर m रहता तो आपको क्या लिखने की जरूरत होती, c1 प्लस c2t प्लस c3t स्क्वायर और फिर उसके बाद में e रेज टू 2t रहता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम लोग yp निकालने वाले हैं। तो yp क्या है, हमारा राइट हैंड साइड का फंक्शन जो कि 2 e रेज टू 2t था डिवाइडेड बाय हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, d माइनस 2 होल स्क्वायर, ओके। अगेन आपको ये हैबिट रखनी है कि आपको PI निकालने समय हमेशा आपको चेक करना है टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 तक। सबसे पहले हम टाइप 1 चेक करेंगे, क्या ये मेरा टाइप 1 है, तो हाँ यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म है इसलिए टाइप 1 है। टाइप 1 रहने पर हमें क्या सॉल्व करनी होती है, हमें d को रिप्लेस करना होता है a से, और a क्या है, e रेज टू 80 है, करेक्ट। ये मेरा एक्सपोनेंशियल टर्म e रेज टू 80 है, तो a जो है वो मेरा 2 है, तो d को रिप्लेस करने वाले हैं हम लोग 2 से। तो हमने d को रिप्लेस किया 2 से, तो हमने देखा कि मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। तो जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो हमें क्या करने की जरूरत है, आप उसके एक स्टेप पहले जाएं और ये इस टर्म को, इस डिनोमिनेटर को आपको डेरिवेटिव इसका एक बार निकालना होगा। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2d माइनस 2, करेक्ट। और जब भी आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो आपको न्यूमरेटर को उस वेरिएबल से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। सिंस यहाँ पर मेरा वेरिएबल t है, x नहीं है, तो आपको t से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या देखा, ये आपका t e रेज टू 2t बाई d माइनस 2 है। तो इस टर्म को अगेन आप देखेंगे कि आपका कौन सा टाइप है। तो अगेन ये आपका टाइप जो है टाइप 1 है। तो टाइप 1 रहने पर आपको क्या करने की जरूरत है, डिनोमिनेटर को आपको, तो टाइप 1 रहने पर आपको d को a से रिप्लेस करना है, a 2 है, तो अगेन 2 माइनस 2 आपका डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करने वाले हैं, तो उस केस में हम लोग एक स्टेप पहले जाने वाले हैं और इसका डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। तो डेरिवेटिव इसका निकालने पर आपको आंसर 1 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो राइट, तो डिनोमिनेटर आपका 1 हो गया। आपने सिंस एक बार और डेरिवेटिव निकाला है तो ये आपका न्यूमरेटर में t ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो आपको एक बार और t से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनली आ गया t स्क्वायर e रेज टू 2t के। तो क्या आपका यही आपका yp आपका फाइनल आंसर है।
तो हाँ, हम लोग यहाँ पर d या 1/d यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, मतलब ये आपका काम यहाँ पर पूरा हो गया yp निकालने का। और कंप्लीट सोल्यूशन क्या है आपका yc प्लस yp। yc जो हमने देखा था t तक के ही फॉर्म में देखा था, हमने सिर्फ t को अभी हमने रिप्लेस कर दिया है x के फॉर्म में, तो ये आपका आ गया c1 प्लस c2 log 2x प्लस 1। उसके बाद e रेस टू 2t था, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या लिख रहे हैं 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, सो दिस कंप्लीट टर्म इज नथिंग बट योर yc। और yp क्या है, yp अभी अभी हमने देखा t स्क्वायर मतलब log 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और तब e रेस टू 2t। सो e रेस टू 2t क्या है मेरा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर के। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।